Yes, so we have financial reporting analysis, we have auditing, we have financial services management, which I am going to take with FRA. So I have two subjects with you. Financial reporting analysis is a practical subject. We have two or three chapters which are theory based on those which are practical chapters. Okay. And another one, auditing, Priya ma'am is taking financial services management. Now this is completely a theory based subject, and we have we have all things which are covered here in related to financial services. Okay. I am going to take this subject. Next, we have marketing in banking and insurance. It is completely related to marketing, but it is specific and it is core subject of banking and insurance. Next, we have business ethics and marketing subject is taken by Priya madam. एथिक्स सब्जेक्ट हमको नहीं है, ये ऑप्शनल है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो हमने ये ऑप्शन चूज नहीं किया है, ठीक है ना। देखो ऐसे होता है कि मार्केटिंग और एथिक्स में से ना हमको ऑप्शन होता है कि हम चूज कर सकें, therefore we chose marketing and not business ethics. Okay, now we have international banking and finance, IBF, and that is that is taken by Nandini madam. We have another subject also taken by Nandini ma'am, which is research methodology. So in all we have 6 subjects. Business ethics is not your subject because that is optional. We had to choose between one, marketing and ethics. So we chose marketing. Is that okay with you all? This is the syllabus that you have. Now दिस इज सेमेस्टर 6, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम FRA से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, हम FRA से रिलेटेड सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं. Now we have another part to discuss is FSM syllabus. Now see, here we have FSM syllabus. दिख रहा है स्क्रीन ठीक से विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Yes. So first unit you have 2 different chapters. बहुत सिंपल है, देखो सब्जेक्ट को जितना हम लाइट और जितना कंसेप्ट क्लियर करके समझेंगे ना और लाइट लेंगे, इजी है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, सुनेंगे ठीक से तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. ऑडिटिंग भी वैसे ही है जैसे आपको प्रिया मैम ले रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी भी वैसे ही है जैसे आपको नंदिनी मैम ले रहे हैं. तो हम लोग को देखना है कि हम सब्जेक्ट को कैसे ले रहे हैं. नथिंग इज हार्ड. ओके, अभी देखो यूनिट 1 में ना 2 चैप्टर्स हैं. यूनिट 1 का नाम, उसकी हेडिंग देखोगे तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं. पहली बात तो बेसिक, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज होते क्या क्या, कौन से फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, चैलेंजेस क्या हैं उसके, इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, कि अब के ज़माने में मॉडर्न एक्टिविटीज़ कौन सी हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की. ठीक है, हम ये सब ये चैप्टर में कवर करने वाले हैं. उसके बाद देखो अभी आप जो भी देखोगे ना स्क्रीन पे, वो सारे फाइनेंशियल सर्विसेज से चैप्टर्स हैं. मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, first chapter is introduction to financial services, what is financial service, and then whatever you see is related to financial services, specific financial services के बारे में चैप्टर है. एग्जाम्पल, मर्चेंट बैंकिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस, तो मर्चेंट बैंकिंग पे पूरा चैप्टर. अनदर वी हैव म्यूचुअल फंड्स. अभी तो आप ये पूरा सब्जेक्ट कर चुके हो सेमेस्टर 3 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, सेमेस्टर 3 में किया था कि सेमेस्टर 4 में किया था म्यूचुअल फंड्स का पूरा चैप्टर? सेमेस्टर 3 में. यस, सेमेस्टर 3 में. तो आपने जो पूरा सब्जेक्ट किया ना, अब हमको उससे रिलेटेड चैप्टर है. बट ये म्यूचुअल फंड क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. बेस्ड ऑन दैट वी विल स्टडी अ चैप्टर रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड. एम आई क्लियर विद द कंसेप्ट? ठीक है, इन्होंने सिलेबस कैसे बांटा है समझ आ रहा है आपको? फिर है हमारे पास फैक्टरिंग एंड फॉरफीटिंग. फैक्टरिंग एंड फॉरफीटिंग भी एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है. हम पढ़ेंगे ये चैप्टर में क्या है. आपको मैंने EMFS जब भी हम करते थे ना,
सेमेस्टर 1 में, तब हमने शॉर्ट में एक एक लाइन में कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है, प्रॉफिटिंग एंड फैक्टरिंग क्या होता है, ये हमने एक एक लाइन में सिर्फ मीनिंग पढ़ी थी। अब इसमें थोड़ा चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेट, ये आपका यूनिट नंबर 3 में आता है, पहला चैप्टर। फिर डेरिवेटिव आता है नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। ये भी मेरे फाइनेंशियल सर्विसेज में काउंट होते हैं, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेट एंड डेरिवेटिव्स। यूनिट नंबर 4 है आपका हाउसिंग फाइनेंस एंड कंज्यूमर फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस एंड कंज्यूमर फाइनेंस भी मेरा फाइनेंशियल सर्विसेज के टाइप्स में काउंट होता है। हाउसिंग फाइनेंस नाम सुन के ही समझ में आ रहा है, घर के लिए लोन जब हम लेते हैं, और कंज्यूमर फाइनेंस मतलब ड्यूरेबल गुड्स के लिए जब हम लोन लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसे टीवी खरीदने के लिए लोन ले लिया, रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए लोन ले लिया, ठीक है। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो खरीदने के लिए हमने लोन ले लिया, उसको बोलते हैं कंज्यूमर फाइनेंस। मतलब कंज्यूमेबल ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं ना, उसके फाइनेंस को इन्होंने नाम दिया है कंज्यूमर फाइनेंस। लास्ट यूनिट है आपका डिपॉजिटरीज एंड प्लेज। मतलब डिपॉजिटरीज कौन होते हैं, क्या मतलब होता है उसका, हम किसको डिपॉजिटरी मान के चल सकते हैं, और कौन रेगुलेट करता है डिपॉजिटरी को, और प्लेज, हाइपोथिकेशन, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। ये हमें ना, देखो आपको याद होगा ये सब चीजें ना, हम लोग शॉर्ट में एक एक लाइन में, दो दो लाइन में हम ये ईएमएफएस में पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें। ईएमएफएस जब हम कर सेमेस्टर 1 में ये सब्जेक्ट था हमारा, तब हम, आपको याद होगा ईएमएफएस में हमने पहले पहले चैप्टर में 4 चीजें सीखी थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन में 4 चीजें होती हैं, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, जो ये पूरा अभी हमारा सब्जेक्ट है, एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 4 चीजें याद है, हमने टेबल में पढ़ी थी, चार्ट बनाती थी मैं बोर्ड पे और आपको बताती थी, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा चार्ट होता है, जिसमें हमने फाइनेंशियल मार्केट कवर किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कवर किए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कवर किए, और फाइनेंशियल सर्विसेज कवर किए। तो जब हम फाइनेंशियल सर्विसेज को पढ़े थे ना, उसमें हम थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन में मीनिंग पढ़े थे कि मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है, फिर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, फिर फैक्टरिंग क्या होता है, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, है ना, ठीक है। अब उसमें से जो बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है ना, उन्होंने चैप्टर में डाल दिया, जैसे सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर बना दिया, डेरिवेटिव्स चैप्टर बना दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज उनको लगा मीनिंग ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है तो चैप्टर में कवर नहीं किया उसने। आई बात समझ में। तो ये है आपका सिलेबस। इफ यू वांट टू टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट, प्लीज टेक इट। यूनिट 1 एंड 2 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब यूनिट 3 एंड 4 का ले लीजिए, अब यूनिट 5 का ले लीजिए, ओके ओके। मैम 3 और 4 वापस से बताओ, मैंने ध्यान 3 दिया। और 4 फिर से बताऊं, ठीक है, ये लीजिए 3 और 4 स्क्रीन पे है आपके। ओके मैम, थैंक यू। ओके है, यस ओके। तो अभी हम इंट्रोडक्शन चैप्टर से शुरू करेंगे, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है पीपीटी का? Okay, now see, this is financial services management. पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सर्विसेज। Now next we have meaning, म्यूट किसका अनम्यूट है?
काजल बेटा म्यूट कर लो काजल। वन मिनट ये इसका सेकंड हो रहा है वेट। मैम डेली डेली कोई ना क्यों न्यू आता रहता है अपने क्लास में। कोई काजल सिंह भी है, ये काजल अपनी काजल नहीं है मैम। कौन है ये हाँ काजल मैम, सिंह काजल सिंह क्लास में? करके कुछ नाम था, वो अपने क्लास की नहीं है। कल भी 3 आया था कोई। कल मतलब मेरे लेक्चर में? नंदनी मैम के लेक्चर में कोई 3 लड़के थे न्यू। तो फिर मैम ने क्या किया? मैम को लगा कि किसी ने रीनेम किया, उन्होंने बोला कि रीनेम करने को, लेकिन वो कोई और ही था, हाँ अपना तो क्लास का नहीं था हाँ मैम। तो सही हो जाएगा ना, 44 थे। किसी और जगह से किसी और मोबाइल से हाँ उन्होंने लॉगिन किया होगा। ये भी ठीक है ना नहीं रीनेम। नहीं नहीं, 34 39 होते थे उस दिन, 44 था कल के दिन। अभी काजल सिंह है क्या? अभी देखो चेक करो। दो दो है। कौन है काजल सिंह, कौन है? हाँ काजल, अगर हम तो अपनी स्टूडेंट है ना। ये वाली काजल तो अपनी स्टूडेंट है। काजल सिंह है क्या क्लास में अभी? हाँ मैम है मैम। हाँ हु इज है, दैट? अपने में नहीं, अपना नहीं है कोई। हाँ वो तो मैं समझी, पर अभी प्रेजेंट है क्या? हाँ मैम। हु इज काजल सिंह, प्लीज अनम्यूट। काजल सिंह। मैम उसका चैट में मैसेज आया है। हाँ कौन है ये? मैं हूँ। अरे मैं कौन? काजल बेटा, एक मिनट अनम्यूट करके जवाब दो, सबको पता लगे, नहीं तो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। हाँ आप काजल सिंह हो, लेकिन हमारे क्लास के हो। अनम्यूट करो ना, अनम्यूट करके बताओ। ये तो कह रही है हमारे क्लास की है। मैम हमारे क्लास में एक ही काजल है। काजल आप कौन से ईयर के हो? काजल सिंह कौन से ईयर के हो आप? ये टीवाई बीबीआई का क्लास चल रहा है, एसवाई का क्लास नहीं चल रहा है। काजल बेटा आप एक मिनट अनम्यूट करो, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो पता चलेगा ना। अनम्यूट कीजिए आप। वो लेफ्ट हो गई मैम अभी। ठीक है चलो, वो गलती से ही क्लास में आ गई होगी। मुझे ना एक्चुअली आज भी लेट इसलिए हो गया क्योंकि ना, अब क्योंकि एसवाई भी शुरू हो गया है, तो मेरे पास है ना 3 आईडीज बन गई हैं। तो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कौन सा ऑन करूं जिसमें आप लोग आ रहे हो। तो मुझे तो समझ ही नहीं रहा था, इसलिए भी मैं ढूंढ रही थी वो आईडी कौन सी है जिस पे मैं क्लिक करूं और आप लोग को देख पाऊं। तो आई वॉज प्रिटी मच कंफ्यूज्ड कि फर्स्ट ईयर की कौन सी आईडी है, सेकेंड ईयर की कौन सी है, थर्ड ईयर की कौन सी है। चलो कोई नहीं। मैम एफवाई भी चालू हो गया। नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर शुरू नहीं हुआ। मेरी पहले की बनी हुई है ना एक दो आईडीज। जब अच्छा। हमने आपके कोर्सेरा के लिए थे ना, तो वो आईडीज बनी हाँ हुई है, वो मुझे डिलीट करने नहीं आ रहे। तो पता नहीं, मतलब 4 आईडीज मेरे सामने दिखती है मुझे। तो अब मैं किस पे क्लिक करूं जिस पे आपको, वो मैं ढूंढ रही थी। तो फाइनली आप लोग मुझे मिल गए मेरी क्लास में। ऐसा हो गया है ना। तो शायद उसको भी कंफ्यूजन हो गई होगी और वो भूल गई होगी कि 11 बजे किसी और का लेक्चर है, और उसने गलती से किसी और के आईडी पे क्लिक कर दिया होगा। चलो कोई बात नहीं। हाँ कोमल तिवारी, मैंने आपको भेजा है लिंक व्हाट्सएप आपके मीटिंग का। ठीक है, वेरी गुड कोमल, यू मेड माय वर्क इजी। ठीक है, वाओ थैंक यू। चलो बढ़िया। अब मैं ना वो नंबर नोट डाउन करके रख दूंगी कि एस वाई का ये टी वाई का एक नंबर होता है मीटिंग का। चलो थैंक यू कोमल।
अब है ना हम शुरू करते हैं, ठीक है। आज है ना हम ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे और वैसे भी थियोरी है तो हम थोड़ा थोड़ा ही एक लेक्चर में थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। सम होता है तो फिर भी आप ऑक्यूपाइड होते हो। अभी हम लेते हैं लेक्चर। आपका लेक्चर आई थिंक 11:50 तक है ना? कब तक है ये लेक्चर आपका? 12 बजे खत्म होगा मैम। अच्छा ठीक है, तो 12 बजे तक हम जितना कर पाए अच्छे से कर लेंगे। ओके, सो वी स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो हमने पहले भी देखा है, हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रोफेशनल सर्विसेज होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी होते हैं। यानी कि कभी भी आप मनी को या अपनी असेट्स को मैनेज करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी से बोरो फंड्स करना चाहते हो, किसी को बोरोड फंड्स देना चाहते हो, तो ऐसी सर्विसेज को बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। याद है आपको जब हम ईएमएफएस में करते थे तो सबसे पहला चैप्टर फाइनेंशियल सिस्टम ही तो था। तो फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, financial institutions and financial services. So it is a component of financial system that provides different types of finance through various credit instruments. मतलब instruments मतलब जैसे हमने instruments डिस्कस कर लिए, जैसे कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके जरिए हम किसी को सर्विसेज दे सकते हैं। कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है जो हमको ट्रेजरी बिल बेचेगा, तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया ट्रेजरी बिल में, तो इट इज अ सर्विस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द इंटरमीडियरी। समझ आ रहा है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरमीडियरीज होते हैं जो हमको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज का बेस क्या होता है? वेरियस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब जब तक आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे तब तक आप फाइनेंशियल सर्विसेज में डील नहीं कर सकते। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आपके पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। So it is the presence of financial services that enables a country to improve its economic condition, whereby there is more production in all the sectors leading to economic growth. That means जब फाइनेंशियल सर्विसेज होंगी तब तो कंट्री में आपके जो जो इकोनॉमी का है उसका रोटेशन होगा ना। जैसे अब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे, एग्जांपल मैं ले रही हूँ ये समझाने के लिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, आप समझो मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, तो मैं जब तक अगर निकाल कर अपने एक्स्ट्रा सेविंग्स को निकाल कर आपके पास नहीं लेके आऊंगी, आप फाइनेंशियल मार्केट में एक इंटरमीडियरी हो, आपके पास जब तक ये मैं कैश लेकर नहीं आऊंगी, जो एक्सेस मेरे पास पड़ी है, तो तब तक जिन लोगों को नीड है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, या किसी प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए फंड्स की जिनको नीड है, तो ये पैसा रोटेट कैसे होगा? तो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, इट इज अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी प्लेज अ रोल ऑफ रोटेटिंग द मनी इनटू द इकोनॉमी। रोटेटिंग द मनी का मतलब क्या होता है? मतलब जिनके पास एक्सेस मनी है उनसे फंड्स को पूल करके निकाल के आप ये फंड्स को वहां पे लगाइए जहां पे फंड्स की एक्चुअल नीड है, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी ना। अब मेरे पास तो पैसे ऐसे ही पड़े हैं, अब जब तक मैं बैंक में दूंगी नहीं, एफडी करवाऊंगी नहीं, समझो मैंने एफडी नहीं कराई, मुझे लगता है कि बैंक वाले मेरा पैसा खा जाएंगे, मेरे कबर पे पैसे पड़े हैं, सेफ है। अगर मैंने ऐसी थिंकिंग रखी तो जो पैसे पड़े हैं वो ना कहीं पे यूज हो रहे हैं, ना इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। अब अगर सपोज मैंने ये पैसे बैंक को दे दिए, एफडी करवा दी, तो पहला तो मेरा प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट होगा? कि मुझे ना ये एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ये पैसा मेरा बढ़ रहा है। कम मतलब ये उतना ही नहीं है, बढ़ रहा है। काजल बोली आवाज क्लियर नहीं है। आप सबको आवाज क्लियर है? मैं तो बिल्कुल अभी, क्योंकि मुझे कुछ लिखना भी नहीं है, एक्सेल पे कोई सम नहीं करना है, तो मैं तो बिल्कुल ऐसे स्पीकर पकड़ के बैठी हूँ जैसे आपको आवाज ठीक से आए। बाकी सबको आवाज तो क्लियर है? अतिफा भी बोल रही है नो मैम, लक्ष्मी भी बोल रही है नो। तो मेरे यहाँ पे ना मुझे लग रहा है इंटरनेट कनेक्शन का इशू होगा। कनेक्टेड तो दिखा रहे हैं मुझे और मेरा फुल है कनेक्शन तो। अच्छा 1 मिनट तक 1 मिनट ठीक आ रहे हैं, ब्रेक हो रही है, फिर क्या करें अभी? अब आ रही है? अब ठीक से आ रही है जो बोल रही हूँ? नो, तो कैसे बढ़ाऊं फिर? अच्छा मैम अब क्लियर आ रही है। आप क्लियर है ना? ठीक है, अब मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं सुनाई दे तो फिर से बोलना, ठीक है? चलो ठीक है। अब है ना देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज का जो रोल होता है ना,
वो ये भी होता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करता है वो, और इकोनॉमी में ग्रोथ देता है। कैसे? ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने, वही पॉइंट रिपीट कर रही हूँ जिसमें आवाज क्रैक हो रही थी, ओके। एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने पैसों को यहीं पे घर में कबर्ड में रख लिया, तो आप बताइए क्या वो पैसे बढ़ रहे हैं? नहीं। क्या वो किसी के यूज में आ रहे हैं? नहीं। मतलब वो पैसे ब्लॉक हो गए, मनी इज ब्लॉक, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये अमाउंट ऑफ मनी, समझो ये 5 लाख रुपए जो मेरे घर पे पड़े हैं, उसको अगर मैं बैंक में जाके एफडी करवा लूं, तो इसमें 2 बेनिफिट्स होंगे। क्या बेनिफिट्स होंगे? पहले तो अगर मैंने एफडी करा ली तो मुझे इंटरेस्ट मिलने लगेगा, मतलब ये पैसा ग्रो होगा, ब्लॉक नहीं हो जाएगा, ग्रो होने लगेगा। एम आई क्लियर विथ यू ऑल? एम आई यस मैम। क्लियर? हाँ, तो ये पैसा ग्रो होने Yes, लगेगा। यस, पहला बेनिफिट, पैसा ग्रो होगा, ठीक है। मुझे भी बेनिफिट होगा क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा मुझे एफडी पे। दूसरा बेनिफिट, बैंक क्या करेगी, ये पैसा इकोनॉमी में लगाएगी। इकोनॉमी में लगाने का मतलब क्या होता है? जिनको वाकई में फंड्स की नीड है, जिनको लोन चाहिए कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, जिनको लोन चाहिए कि मुझे बिजनेस एक्सपैंड करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। यस, इन शॉर्ट इकोनॉमी ग्रो करेगा। मतलब जहां फंड्स की नीड है, अब समझो आपको फंड्स की नीड है तो आप बैंक से लोन लेंगे, तो बैंक को भी तो पैसा चाहिए ना लोन देने के लिए। तो बैंक कहाँ से पैसा लाएगी? अपनी जेब। अब बैंक वाले भी कहाँ से पैसा लाएंगे? पब्लिक से। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक का कैसे पैसा देती है बैंक को? एफडी के फॉर्म में, है ना, देती है ना। शेयर्स में इन्वेस्ट करके पैसा दे सकती है पब्लिक, शेयर होल्डर बन के बैंक का, है ना। तो बैंक के पास जो पैसे होते हैं, बैंक उसको अपनी कबर्ड में नहीं रखती है, लॉकर में नहीं रखती है, उसको इन्वेस्ट करती है। कैसे? लोगों को लोन्स देकर, लोगों को गिरवी पे पैसा देकर, जिससे बैंक इंटरेस्ट कमाती है और उसी कुछ हिस्सा इंटरेस्ट आपको देती है, जो इंटरेस्ट बैंक में अर्न किया रहता है। आया समझ में? तो यही पैसा जो आपने बैंक को दिया, यस, लेंडिंग लोन, ठीक है। तो यही पैसा जो आपने बैंक को दिया था, वो बैंक इन टर्न वो पैसा घुमाती है इकोनॉमी में। मतलब जहां जहां बिजनेस स्टार्ट करने की लोगों को नीड है, प्रोफेशन स्टार्ट करने की लोगों को नीड है, बिजनेस को एक्सपैंड करने की लोगों को नीड है पैसों की, और पढ़ाई करने की बच्चों को नीड है पैसों की, है ना, अब्रॉड जाके पढ़ के वापस आने की नीड है पैसों की। क्योंकि जब आप पढ़ के आओगे तो आप इंडिया में सर्व कर सकते हो ना, इंडिया को उतना कमा कर दे सकते हो, है ना। हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, जितने लोग पढ़े लिखे होंगे, पावर्टी कम होगी, तो इन शॉर्ट इकोनॉमी ग्रो करेगा ना, डेवलपमेंट होगा। यस, वेरी गुड। हर चीज में डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और लोगों की पावर्टी कम होगी, है ना। तो क्योंकि फंड्स चाहिए ना, पैसा रोटेट नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगी, है ना। हर सेक्टर में डेवलपमेंट होने लगेगी फिर, ठीक है। पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो आइडिया भी देंगे कि अच्छा हम मॉल्स भी ओपन कर सकते हैं। देखो पहले मॉल्स नहीं होते थे, अब कुछ आए 10-20 सालों पहले ही तो मॉल्स आए हैं। तो वो पढ़े लिखे लोगों ने आइडिया निकाली कि मॉल्स भी ओपन कर सकते हैं, हम ये भी तरीका अपना सकते हैं कि हम पैसे कमा सके, ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं, है ना। अब मेरे पास टेक्नोलॉजी है, तभी तो मैं पढ़ा पा रही हूँ। टेक्नोलॉजी के लिए भी तो फंड्स चाहिए, नहीं चाहिए फंड्स? टेक्नोलॉजी को स्टेबल रखने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेने के लिए भी तो फंड्स चाहिए। तो हर एक चीज के लिए फंड्स चाहिए। तो अगर ब्लॉक हो जाएंगे फंड्स, किसी के पास बहुत है तो किसी के पास बिल्कुल नहीं, तो अगर ऐसा होगा तो पॉवर्टी बढ़ जाएगी, स्टेबल नहीं चलेगी इकोनॉमी। उसके लिए मुझे फंड्स को रोटेट करने की नीड है, और रोटेट करने के लिए आपको पता नहीं किसको फंड्स की नीड है, तो बीच में आता है एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। जो इंटरमीडियरी होता है वो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं ऐसे बोलूं कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो होता है, जो एजेंट होता है बीच में, वो जो सर्विसेज आपको देता है ना, उन सर्विसेज को बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर मैं ऐसे बोलूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है फाइनेंशियल? अगर अगर फाइनेंशियल सर्विसेज होंगी तो उसका बेनिफिट क्या है? इकोनॉमी ग्रो करेगी। इट विल बी रिफ्लेक्टेड, थर्ड पॉइंट में देखो लिखा हुआ है, इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द पीपल इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मतलब हमें हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, वेर इन इंडिविजुअल कैन एंजॉय हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हर एक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। कैसे? समझो आपको पैसों की नीड है, बिजनेस स्टार्ट करना है,
बिजनेस का नॉलेज है आपको, बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल्स है आपको, आप गुड्स को बेच भी सकते हो, लेकिन गुड्स खरीदने के लिए ही पैसे नहीं है, बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। स्किल्स है, मनी नहीं है। अगर आपको मनी मिल जाएगी, स्किल्स के जरिए आप अपना बिजनेस स्टेबल, मतलब बिजनेस बढ़ा सकते हैं, बिजनेस नया बिजनेस खोल सकते हैं, हाँ, बाय बोरोइंग मनी। तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो बिजनेस से आपके घर में पैसे आने लगेंगे, आपके बच्चे पढ़ने लगेंगे, आप अच्छे से अच्छा खाना खा सकते हैं, आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि आपको पैसे आने लगेंगे ना बिजनेस से। ठीक है, तो आप हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर सकते हैं। इट इज हियर द फाइनेंशियल सर्विसेज इनेबल एन इंडिविजुअल टू अक्वायर एंड ऑब्टेन वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जैसे हायर परचेज के जरिए। अब आपके पास प्रोडक्ट्स खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। अब एग्जांपल ले लो, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, चलो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मेरे घर में रेफ्रिजरेटर है, मेरे घर में एयर कंडीशन है, मेरे घर में टीवी भी है, मेरे घर में और क्या होता है, वॉशिंग मशीन भी है। अब ये सब चीजें ना मैंने अभी अभी नई नई खरीदी है, अभी अभी नया घर खरीदा, नई नई चीजें खरीद ली, ठीक है। हाँ, तो अब ये चीजें खरीदने के लिए ना मुझे खर्चा करना पड़ रहा था 8 लाख रुपए। अब 8 लाख रुपए तो किसी के पास जरूरी थोड़ी 8 लाख रुपए सबके पास हो ही, सबके पास थोड़ी एफडीज होती है। मिडिल क्लास जो लोग होते हैं सबके पास 8 लाख रेडी नहीं होते हैं ऑन द स्पॉट चीजें खरीदने के लिए, लेकिन चीजें तो चाहिए, वॉशिंग मशीन तो चाहिए, है ना, पानी के लिए एक्वागार्ड तो चाहिए। तो अब ये चीजें खरीदने के लिए एक एक सिस्टम निकाला गया, फाइनेंशियल सर्विस निकाली गई, जिसको बोलते हैं हायर परचेज, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट में, यस वेरी गुड, चैट बॉक्स में लिखा है आप लोगों ने, वेरी गुड, बाय पेइंग इंस्टॉलमेंट हम ये चीजें खरीद सकते हैं, जिसको बोलते हैं हायर परचेज। ठीक है, तो मतलब आप चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, ये लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं बाय यूजिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे एग्जांपल हायर परचेज। ठीक है, मतलब चीजें भी इंजॉय कर सकते हैं, बेशक आपके पास फंड्स उतने नहीं है पर चीजें तो खरीद सकते हैं। कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज का बेस लेकर, कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज का बेनिफिट लेकर, हायर परचेज। आ रहा है समझ में? इन द प्रोसेस देयर आर नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हमारे इस प्रोसेस में जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज को इंटरमीडियरी आप तक पहुंचाता है, इसमें नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, जो बीच का कमीशन खाते हैं आपसे, जो बीच में कमीशन लेते हैं आपसे। ठीक है, समझ आ रहा है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो होते हैं वो कहाँ, मतलब उनका वो कहाँ बैठकर काम करते हैं, उनका नाम होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कॉलेज नहीं होगा तो टीचर्स कैसे होंगे, है ना, टीचर है मतलब कॉलेज की टीचर होती है ना, कॉलेज का प्रोफेसर होता है ना, स्कूल की टीचर होती है ना, तो ट्यूशन का ट्यूटर होता है ना। तो कोई तो इंस्टीट्यूशन है जिसमें एक टीचर है, कोई तो इंस्टीट्यूशन है जिसमें एक प्रोफेसर है ना, कॉलेज है तो प्रोफेसर है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? हॉस्पिटल है तो डॉक्टर है ना, क्लिनिक है तो डॉक्टर है ना, यस। हाँ, कोर्ट है तो लॉयर है ना। तो इन शॉर्ट इंटर जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है वो कहाँ, उसका क्या मतलब, वो कहाँ बैठकर काम कर सकते हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेरी गुड। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिससे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, प्रोडक्शन को, सेविंग्स को। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही तो होते हैं जिनके जरिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज निकल के आते हैं और है ना लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एलआईसी में पैसा डालेंगे तो आपको 20 साल के बाद इतना अमाउंट मिलेगा। अगर आप बैंक में एफडी करने जाएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर आप पोस्ट ऑफिस में इतना पैसा रखाएंगे तो आपको इतना मिलेगा। आ रहा है समझ में? वो हमको मोटिवेट करते हैं कि हम अपना पैसा सेविंग्स में डालें, इन्वेस्टमेंट्स में डालें, जैसे इकोनॉमी ग्रो हो, जैसे वही सेम पैसा इकोनॉमी में रोटेट होकर मतलब पैसा ब्लॉक ना हो जाए, इकोनॉमी में रोटेट होना चाहिए। आया समझ में सबको? ये इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना। तो फर्म प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ, आप फोर्थ पॉइंट में देखो, हाँ, इंटरमीडिएट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यस वेरी गुड। हाँ, शिवानी ने भी एक वर्ड लिखा है, सर्कुलेशन ऑफ मनी, वो भी